हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 और जिसका नाम है आपका बोर मॉडल। एक्चुअली ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, लेकिन यहाँ पर हम 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे इस टॉपिक को। जैसा आपको आपके एग्ज़ाम में लिखना है, मतलब ग्रेजुएशन में लिखना है, उसके अकॉर्डिंग भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम है या एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम है या गेट का एग्ज़ाम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करेंगे। पहला है आपका कि जो बोर मॉडल है उसके आपके 3 पोस्टुलेट्स थे भाई। एक्चुअली हम इसको मॉडल या फिर हम पोस्टुलेट्स बोलेंगे, बिकॉज ये जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअल में नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिया तो उसमें क्या क्या कमी थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में उसने क्या बताया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि नहीं, जो भी आप बोल रहे हो कि फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है उसमें इतनी कमी है, तो वो हमने सेकंड में एक्सप्लेन की है। तो एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। बोर ने क्या किया, बोर ने अपने मॉडल में सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, हम जो है एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमें अंडरस्टूड है, हम बात कर रहे हैं आपके एटम के बारे में। स्टार्टिंग में जे थॉमसन मॉडल से स्टार्ट किया था, ठीक है। रदरफोर्ड यहाँ पर नहीं है आपका, यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है वो बोर मॉडल पढ़ रहे हैं क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है आपका सर्कुलर ऑर्बिट में ड्यू टू कूलम्बिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या कह रहा है आपका कि आपको ये जो पॉजिटिव बनाया है ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। अब फर्स्ट पोस्टुलेट्स ने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। क्यों करता है वो ऐसा, मतलब होने को तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर चला जाए, या फिर जब हमें नहीं पता था तो हम ये भी कहते थे कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं आपके, और यहाँ पर भी एक ऐसा फोर्स होता है जो इनको बाइंड करके रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, बाहर रिवॉल्व कर रहा है, इतना हमें पता है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है किसकी वजह से, कूलम्बिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से। यानी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट आती है, थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है, जो कि ये क्या है आपका एक तरीके से चार्ज है, यहाँ पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, यहीं पर मतलब इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। अब आपको इतना भी पता है कि यहाँ पर अगर आपको एटम स्टेबल चाहिए, इतना तो अंडरस्टूड है, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, एटम के मॉडल को पढ़ रहे हैं, तो एटम है कुछ ना कुछ चीज़, इतना तो कंफर्म है। और ये भी पता है कि एटम अगर है तो उसमें न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, इतना भी अंडरस्टूड है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ गया तो हमारा एटम तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है हमारा, यहाँ पर हमारा ये मिसिंग है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिवॉल्व करना है या फिर एटम को अगर हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाले फोर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो कि लगा हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके 2 तरीके के फोर्स लग रहे हैं। फर्स्ट वन आपका कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, और जो भी दूसरा फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। 2 टाइप के फोर्स होते हैं आपके। जब भी अगर आपने सर्कुलर मोशन को पढ़ा है तो सपोज आपने एक धागा लिया, उस पर यहाँ पर एक पत्थर बांधा है, वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पर 2 फोर्स काम करते हैं। पहला जो उसको अंदर की तरफ लाने की कोशिश करता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो उसको बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है आपका वो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो अगर बैलेंस होंगे तो ही आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट के बोर पोस्टुलेट्स ने ऐसा बता दिया, लेकिन इसके अंदर कमी क्या, अब यहाँ पर ये कमी है कि इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये आपका इनफाइनाइट है मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसिबल है भाई किसके अबाउट, अराउंड द
न्यूक्लियस। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अबाउट तो बहुत सारे जो ऑर्बिट हैं वो होते हैं, तो किस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है, इस बात को जो है फर्स्ट पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको मॉडिफिकेशन के लिए उसने सेकंड में बताया है। फर्स्ट आई थिंक क्लियर है, फर्स्ट में हम सिर्फ इतना ही लिखना है, वो दोनों की दोनों वैल्यूज में लिख देती हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ई, जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर मान लिया मैंने कितना है जेड ई। जेड ई क्यों माना, चार्ज ई हो गया आपका, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे यहाँ पर, तो जेड ई हो गया। तो यहाँ पर आपका एक वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, कूलम्बिक अट्रैक्शन की वैल्यू, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप के भी बोल सकते हो, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। यहाँ पर दोनों चार्जेस लिखते हो Q1 और Q2, यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है जेड ई, Q2 की वैल्यू कितनी है ई, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ गया जेड ई स्क्वायर। नीचे क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन आपका कितनी दूर है, इक्वल्स टू वो आपका कौन से फोर्स के बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका mv स्क्वायर बाय आर। तो ये एक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है स्टार करके, इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट पोस्टुलेट्स में हमें सिर्फ इतना ही पता चला है, एंड मेन थिंग ये है आपकी कि कौन सी कमी है इसके अंदर, यानी क्वेश्चन है ये, जैसे अगर कोई मॉडल होता है, कोई पोस्टुलेट्स होता है, तो उस पर क्वेश्चनिंग होती है कि भाई ये जो मॉडल है आपका इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसिबल हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन से ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो किस में है आपका सेकंड में। सेकंड में उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जहां पर आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, हाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक वैल्यू का जो फिक्स्ड है, यानी कि mvr। आई थिंक आपको पता है ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम अगर हम नॉर्मली बात करें तो p से डिनोट करते हो, दैट इज mv। ठीक है, तो उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म है, ये लीनियरली बात करते हो, ये हम किस में बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी NH कट। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ही आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी सोचने की रिक्वायरमेंट है। क्या आपने बता दिया कि mvr इक्वल्स टू NH कट होता है। H कट का मतलब क्या है, ये भी लिख देती हूँ मैं। H कट का मतलब है H बाय में 2 पाई, और यहाँ पर जो ये H है इसका मतलब है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स्ड होती है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगी तो वहाँ यूज़ कर लेंगे हम इसको। अब ये पोस्टुलेट्स आपको पता चल गया। अब आपको इतना अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, भाई इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज, और जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, इतना भी अंडरस्टूड है। तो जब वो एक्सेलरेट करता है और जब भी इलेक्ट्रॉन, हमें कैसे पता चल रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है, अब एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व है मतलब इसके पास क्या होगी वेलोसिटी होगी। ध्यान से देखना, अगर इस पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो रहा है, इस पे बात कर रहे हो तो कुछ हो रहा है, कुछ और मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब भी चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे आपकी डायरेक्शन चेंज हो, ये तो हमारे पास क्लियर है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन की हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है, यानी कि चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। और जब भी आपका एक्सेलरेटेड पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है लूज करता है। जब वो एनर्जी को लूज करेगा तो वो एक स्पाइरल पाथ को बनाएगा, और स्पाइरल पाथ को बनाएगा तो इसका मतलब किसके अंदर आके गिर जाएगा न्यूक्लियस, यानी लाइक दिस। और क्यों गिर जाएगा,
क्योंकि जो एक्सेलरेटेड आपका चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी तो रेडिएट करेगा ही करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो मतलब रेडिएट कर रहा है मतलब एनर्जी कम हो रही है उसकी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास एटम को हम पढ़ ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। एटम तो हमें पता है कि है, जो भी आपको आपके पास पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर क्या है, एटम है, यानी एटम एक्चुअल में है, बट ये एक्सप्लेनेशन गलत है हमारी, ठीक है। तो ये भी सेकंड पोस्टुलेट्स की क्या है, उसकी कमी है। थर्ड पोस्टुलेट्स में उसने क्या बताया कि ठीक है आपकी बात कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होता है रेडिएशन को एमिट करता है, एनर्जी भी रिलीज करता है, लेकिन वो ऐसे नहीं करता कि जैसे आपने बोला है ऐसे वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। वो कैसे रेडिएट करता है, मान लो एक ऑर्बिट तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, तो एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में आता है तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही जाता है वो, ना कि डायरेक्ट न्यूक्लियस में। तो इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं आपके थर्ड पॉइंट को कि वो थर्ड पॉइंट में आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये दो इक्वेशंस को हम ध्यान रखेंगे भाई, दो नहीं हमारे पास, अब तीसरी इक्वेशन भी आने वाली है। तीसरी इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है आपकी। एक्चुअली न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स वाई हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, थर्ड पोस्टुलेट, रेडिएशन इज एमिटेड इन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मे बी इसको ये कंसीडर करो कि ये हायर स्टेट में है, ठीक है। जब हायर स्टेट में है तो इसके पास एनर्जी है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो जब ये इस स्टेट से इसमें इस तरीके से आएगा, यानी यहाँ पर शो कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करते करते इस स्टेट के यानी कि इस ऑर्बिट के अंदर आएगा, और जब वो इस ऑर्बिट के अंदर आता है तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो आपकी एच म्यू होती है। यानी हायर स्टेट में जितना है वो उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस आपका किसके बराबर होना चाहिए, एच म्यू। और ये जो म्यू है, म्यू का मतलब क्या है आपका c बाय में लैम्डा। आई होप क्लियर है। अब तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल कौन से पॉइंट पे आते हैं वो देखते हैं। मोस्टली आपसे हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीलियम के या फिर लिथियम के भी पूछे जा सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे। अब हमारे पास हमें पता है फर्स्ट पोस्टुलेट से के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट बाय 2 पाई। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ से v की वैल्यू को निकाल लीजिए। v की वैल्यू क्या होगी आपकी, v इक्वल्स टू एन एच कट 2 पाई m, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर h कट लिख रहे हो तो नीचे 2 पाई नहीं लिखना, और अगर यहाँ पर h बाई 2 पाई लिख रहे हो दैट इज ओके, तो यहाँ पर आप 2 पाई नहीं लिखेंगे। ये आपको पता चल गया कि v की वैल्यू कितनी आई है, एन एच कट और बाय में एम आर, तो ये एम आर है। अब आपको ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसको आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही आप इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन गई, यानी के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम बाय में आर। वेलोसिटी का स्क्वायर है मतलब एन का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर, एम का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर तो r की पावर 3 है, यहाँ पर r की पावर 2 है, यानी एक r की पावर से एक r की पावर कैंसिल होगी, एक r बचा है आपका, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस r को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया आपका के जेड ई स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है वो ध्यान से देखो। अब आप r की वैल्यू क्या आई है आपकी, यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर एटम यानी हाइड्रोजन एटम। m का मतलब आपको फिक्स्ड पता है क्या होता है, मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पर k का मतलब पता है आपको, फिक्स्ड होता है। z भी आपको बताया जाएगा कि हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो क्या होगा,
या फिर किसी दूसरे एटम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ई स्क्वायर मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स्ड होता है। ये जो वैल्यू है एन स्क्वायर, ये आपकी फिक्स्ड नहीं है भाई, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एम यहाँ पर क्या है आपका जो मास होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, ये इससे वैल्यू कट रही है, वैसे एक ही एम बचेगा, वो कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg, ये kg में होता है, ठीक है। वो सारी की सारी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आर की सिर्फ डिपेंडेंसी बचा लो, बाकी सारी वैल्यू को पुट कर दो, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी जो आपको न्यूमेरिकल के, अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, आपसे रेडियस पूछी जा रही है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आर का रिजल्ट याद रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आर है ना, आर आपको निकालना है और आपको डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए। डिपेंडेंसी क्या है, बाकी सारी वैल्यू फिक्स्ड आएंगी, यहाँ पर फिक्स्ड कैसे, सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी कि ये फिक्स है। जब यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे हम 0.529 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है वो यहाँ पर लिख लेंगे, बाकी की सारी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर और जेड। अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की तो सिर्फ ये डिपेंडेंसी पूछी जाती है भाई। लेकिन अगर आप नेट लेवल की बात कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, वो जो बात है वो क्या है, यहाँ पर ये जो m लिखा हुआ है इस m की डिपेंडेंसी भी मैटर करती है। यानी z आपको बता दिया जाएगा, ऑर्बिट आपको बता दिया जाएगा। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे को रेडियस चाहिए है, हाइड्रोजन एटम की चाहिए है, और हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड ऑर्बिट में बताओ कितनी रेडियस होगी, फर्स्ट की तो अंडरस्टूड है, n की वैल्यू को 1 पुट कर दो, z की वैल्यू को 1 पुट कर दो। ये मास मैंने जस्ट हायर स्टडीज के लिए लिखा है, ये मास जो आपका चेंज होता है कैसे, अगर आपको बोल दिया जाए जो सिस्टम है, फिलहाल जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये उसके लिए है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि मेरा जो एटम है वो पॉजिट्रोनियम एटम है या म्योनिक एटम है या फिर म्योनियम एटम है, तो उस टाइम पे यहाँ पर जो m है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, z क्या होता है 1 होता है, n की वैल्यू तो मेरी मर्जी है या फिर एग्जामिनर की मर्जी है, वो कुछ भी दे सकता है। n की वैल्यू को 2 पुट करके रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट पूछ रहा है या थर्ड ऑर्बिट पूछ रहा है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो r की वैल्यू है ये है। अब r की वैल्यू ये भी याद रखेंगे हम, ये भी याद रखेंगे, ये किस लिए ज़रूरी है। अब हम अभी तक सिर्फ हमने r निकाला है, अब हम निकालना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी आपको पता है, यानी कि जो सेकंड पोस्टुलेट था उससे आपको ये पता चल गया कि जो v है वो क्या है, अभी अभी निकाली थी NH कट बाय में mr, पता होगा, अभी निकाली थी। ये जो r की वैल्यू है, ये वैल्यूज को पुट करने से पहले जो थी, अगर हम वो यहाँ पर पुट कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी। डायरेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो वेलोसिटी है वो आपकी किसके बराबर आएगी, z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन NH, ठीक है। वैल्यू भी इसने डायरेक्ट पुट कर रखी है, वेलोसिटी आ गई आपकी इतनी। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी चेक करो, क्या m की डिपेंडेंसी है, नहीं है, m की डिपेंडेंसी नहीं है वेलोसिटी के ऊपर। 4 पाई एप्सिलॉन तो फिक्स्ड है, z आपका मे भी चेंज हो सकता है, ये e चेंज नहीं होगा, h चेंज नहीं होगा, तो सीधी सी यहाँ पर वेलोसिटी जो है कितनी बच गई आपकी, जब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.16 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ z और सिर्फ n। अगर मैं बोल दूं आप वेलोसिटी फाइंड आउट करो सेकंड ऑर्बिट की और फॉर हाइड्रोजन एटम, तो z की वैल्यू सीधी सी कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी दी है मैंने 2, तो वो यहाँ पर पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। वो आपको n की वैल्यू स्पेसिफाई करेगा, इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है, ओके। m की डिपेंडेंसी कोई नहीं है जैसे हमारी r के अंदर थी।
यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है आर के ऊपर भी और वी के ऊपर भी। अब है नेक्स्ट, एटम में वैसे जो भी हम ऑर्बिट बोल रहे हैं तो वो हम देख लेंगे कि हम ग्राउंड स्टेट कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, लाइक दिस, वो हम देख लेंगे कि वो कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जो n इक्वल्स टू 1 होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल्स टू 2 होता है उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। फर्दर इस तरीके से हमारी चलती रहती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है वेलोसिटी हो गया, एनर्जी निकालनी है हमें, और एनर्जी में भी दो टर्म आती हैं आपके पास। एक फर्स्ट वन आपसे पूछा जाए अगर काइनेटिक एनर्जी, और एक अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल एनर्जी, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपको पता होती है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू हमें पता है, अब तो वी की पता है, तो डायरेक्ट कर देंगे। एनर्जी किसके बराबर होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्स नॉट जेड ई बाय में आर। ये जो वी की वैल्यू है अभी अभी निकाली थी वहां से पुट कर देंगे, और जो आर की वैल्यू है वो वाली पुट कर देंगे। अगर हम भूल जाते हैं बाय चांस तो 2 मिनट लगते हैं हमें, दोनों पोस्टुलेट्स लिखने हैं। सेकंड पोस्टुलेट से सिर्फ और सिर्फ वी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन में पुट करना है जो फर्स्ट थी। आपको आर पता चल जाएगा, आर के पता चलते ही आर की वैल्यू को दोबारा से सेकंड में पुट कर दोगे तो आपको वी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि हम कर लेंगे। जब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एनर्जी आपकी यहाँ पर आएगी जूल में, ध्यान रखना जूल में एनर्जी आएगी, क्योंकि अब तक हम सिर्फ मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी निकाली है, तो और जो रेडियस है वो हमने एंगस्ट्रोम में निकाली थी, और एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। आपको खोल के अगर वैल्यू लिखनी है तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। द कंडीशन इज कि उसने ऑप्शन में क्या दिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका एनर्जी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो जूल में आएगी, लेकिन अगर आपने कभी देखा है एनर्जी की वैल्यू, ऑब्वियसली देखा है, +2 क्लास में आता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होता है, तो आप उसको चेंज करेंगे कैसे। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। तो जूल है आपके पास ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो 1/1.6 × 10⁻−19 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, डिपेंडेंसी लिख रही हूँ सिर्फ, कंप्लीट रिजल्ट नहीं, -13.6 डिवाइड बाय n², और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सिर्फ कब है, जो मैंने अभी अभी लिखा है, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन अगर आपको जेड वो ये बोल दे कि नहीं मेरे को तो हाइड्रोजन एटम नहीं, मैं तो हीलियम दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जेड की भी डिपेंडेंसी देखी जाती है, तो जेड की डिपेंडेंसी भी वहाँ पर देख लेंगे। मे बी यहाँ जेड होता है या Z² होता है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब ये है, अब आप बोल रहे होगे कि या सोच रहे होगे कि आर में तो आपने एम की भी डिपेंडेंसी बताई थी, यानी पॉजिट्रॉन एटम है, म्योनिक एटम है, तो इसी तरीके से जो यहाँ पर जो ई लिखा हुआ है इसमें भी तो एम की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो इसमें भी डिफरेंट हो सकती है। वो क्या होगी आपकी, एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है भाई, यानी कि ई की जो डिपेंडेंसी एम के ऊपर वो डायरेक्टली की होती है, वहाँ पर शायद इन्वर्सली की थी, तो ये आपकी एनर्जी की वैल्यू है। वैसे तो सिर्फ 3 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, बट यहाँ पर एक टर्म और कर रहे हैं हम, दैट इज टाइम। टाइम कितना होगा वो देख लेंगे। टाइम कौन सा टाइम, रिवॉल्यूशन का टाइम, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, वो किसके बराबर होगा वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट है, तो सर्कुलर की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी सरकमफ्रेंस पे चल रहा है, यानी कि सरकमफ्रेंस है वो उसकी, अगर डिस्टेंस की बात करें तो फॉर्मूला ड्राइव करने की बात है। वैसे ये अगर आपसे वो टाइम भी पूछ रहा है तो सिंपल सा टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डी बाई में टी होता है, सॉरी डी बाई में वी होता है। तो यहाँ पर 2 पाई आर
क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है ना, मतलब सर्कुलर है ये, तो ये आपकी क्या है r है, और डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी, ये आपका नॉर्मल सा टाइम पीरियड है। सिर्फ डिपेंडेंसी चेक कर लेंगे, कैसे, r की आपको ऑलरेडी वैल्यू पता है, v की पता है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 पाई मल्टीप्लाई में जो r की वैल्यू थी वो क्या थी, जो आपकी r की वैल्यू थी वो थी भाई 4 पाई एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m h कट e स्क्वायर, और जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो थी आपकी z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन n h। ठीक है, वैल्यूज को काट लेंगे यहाँ पर, और जो t है उसकी डिपेंडेंसी m की तो हमारे पास डायरेक्ट दिख रही है, डायरेक्टली की ही आएगी, सिर्फ किसकी चेक करनी है, z की n की चेक करनी है। वो जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू आपकी z की पावर 3 और n की पावर स्केल ये आएगी। टाइम पीरियड वैसे कम पूछा जाता है, बट ये सोच के कि एनर्जी तक तो हम पढ़ते ही हैं, तो क्या पता वो क्वेश्चन जो है वो टाइम पीरियड से डाल दे, तो टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। और अगर हमें टाइम पीरियड पता है और वो आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, तो वो लिख देंगे हम, जो ओमेगा है वो क्या होता है आपका, एक्चुअल में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, आई थिंक 2 पाई बाई टी, तो इसमें वैल्यू पुट करके हम ओमेगा की वैल्यू को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइम पीरियड हो गया आपका। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, म्यू। म्यू कौन सा म्यू, अब तक सिर्फ 2 ही पोस्टुलेट्स यूज किए हमने, 2 पोस्टुलेट्स यूज करके हमने 3 या 4 टर्म निकाल ली। इसके बाद एक टर्म और फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के लिए, वो टर्म है आपकी म्यू की, यानी कि ये है आपकी फ्रीक्वेंसी म्यू। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि जो एनर्जी है h म्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, E2 माइनस E1। ये हमने कहाँ से लिखा है, जो बोर का थर्ड पोस्टुलेट्स है वहाँ से, थर्ड पोस्टुलेट से लिखा है बोर के। तो यहाँ से म्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय में h, यहाँ पर क्या लिखेंगे E2 माइनस के E1। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एनर्जी लिखी थी माइनस के 13.6 डिवाइड बाय में n स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है, ये तो थी आपकी स्टैंडर्ड टर्म। अगर ये हमें यहाँ पर E2 चाहिए है तो यहाँ पर E2 लगा देंगे और n के नीचे भी 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन एटम की बात है तो Z1 हो जाएगा, अदरवाइज डिफरेंट होगा। E1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर E1 निकाल लेंगे, माइनस के 13.6 n1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में z स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी। वैसे ये वाली वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करते हैं हम, यहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट करते हैं जो हमने वैल्यू पुट करने से पहले, मतलब ये 13.6 लिखने से पहले जो थी आई थी हमारी, यानी कि जो r की टर्म में और वेलोसिटी की टर्म में आई थी वो वाली वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्टली यूज नहीं करते। वैसे भी यहाँ पर दिख रहा है हमें E1 जो E2 है और E1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें म्यू मिल जाएगा, ओके है। लेकिन अगर आपको म्यू ना पूछे, वो वेवलेंथ की टर्म में पूछे तो क्या करेंगे, तो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। म्यू पता है आपको क्या होता है, c बाय में लेमडा, तो c बाय लेमडा किसके बराबर है, 1 बाय में h E2 बाय में E1। यहाँ पर जो 1 बाय लेमडा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो लिख रही हूँ। 1 बाय लेमडा आपका किसके बराबर होता है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद r इन्फिनिटी। ठीक है, r इन्फिनिटी की वैल्यू भी आपकी जैसे एनर्जी की है उसी तरीके की है, और डिवाइडेड बाय में n2 का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर n1 का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट है, n2 का मतलब क्या है, n1 को मतलब ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी कोई भी हायर स्टेट्स, n2 का ये मतलब है। डायरेक्ट सिंपल इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपल वो एक ग्राउंड स्टेट में है तो वो फर्स्ट में चला जाए। ठीक है, यहाँ पर n2 की वैल्यू आपकी ग्रेटर होनी चाहिए किससे, n1 से। ये किसकी बात है, एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रा हम पढ़ चुके हैं ना, ये स्पेक्ट्रा हम पढ़ लिया है हमने, एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो जो पहला और दूसरा लेक्चर है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है।
तो एब्जॉर्प्शन में इतना कुछ नहीं पढ़ा हमने। एमिशन में हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके कंप्लीट सीरीज बनाई थी कि अगर आप सेकंड से ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हो तो कौन सी सीरीज आती है, अगर आप सेकंड से ग्राउंड पे या फिर फर्स्ट पे आ रहे हो तो कौन सी सीरीज आपकी आती है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से उठाया था, लैम्डा से उठाया था। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, आज के लेक्चर को पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मे बी कोई अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे तो हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।